नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, आज एक अलग विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये अलग विषय क्या है? अभी बांग्लादेश की संसद में एक सांसद ने स्पीकर से कहा और स्पीकर के जरिए वहां की सरकार से कहा कि शुवेंदु बाबू को रोकिए। शुवेंदु बाबू को क्यों रोकना चाहते हैं बांग्लादेशी? क्योंकि शुवेंदु सरकार जब से बनी है और ममता बनर्जी जब से विदा हुई है, तब से पश्चिम बंगाल में कई मोर्चों पर बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, इनकी अवैध बस्तियां खत्म की जा रही हैं, इनको बांग्लादेश वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको याद होगा, शुरू में जब नतीजे आ गए थे और ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी, तो भी बांग्लादेश में जमात के एक नेता ने ममता बनर्जी को सलाह दी थी कि आप इस्तीफा मत दो, दिल्ली के खिलाफ बगावत कर दो और ग्रेटर बांग्लादेश के लिए अपने समर्थकों को और पश्चिम बंगाल को तैयार करो। आज एक वीडियो मेरे सामने आया। वैसे तो पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के एक ईसाई कंट्री बनाने का एक ख्वाब जो है वो पश्चिम का भी है। इसमें चर्च की ताकतें भी हैं, इसमें कुछ दूसरी मिशनरियां भी हैं। वो सब सपने अब ऐसा लगता है कि धरे के धरे रह गए हैं। पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ममता बनर्जी विदा हुई है, तब से इनका वो गजवाए हिंद का जो सपना था, या 2047 तक इस्लामिक स्टेट के रूप में भारत को तब्दील करने का जो एक इन्होंने ख्वाब देखा था या साजिश रची हुई थी, जब से पीएफआई पर पाबंदी लगी है और जब जब से ये आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववादियों पर, घुसपैठियों पर शिकंजा कसा गया है, तब से ये सारी ताकतें पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से पंकज विश्वास। तो पंकज जी को जोड़ते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। पहले जरा एक वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। और ये वीडियो है, इन साहब को जरा सुनते हैं और दर्शक भी सुने ध्यान से। क्योंकि आरएसएस की स्थापना ही 1925 में जो की हाँ जी असुरक्षित है, क्योंकि आरएसएस की स्थापना ही 1925 में जो हुई, उसका उद्देश्य ये था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 22 सालों तक मुसलमानों को जैसे आज करा जा रहा है वैसे ही तंग करा जाता रहा। मुस्लिम लीग ने 1942 में डिमांड की थी पाकिस्तान की। 22 साल तंग होने के बाद में वही हालात अब पैदा करे जा रहे हैं। अब सिर्फ जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। अलग देश की मांग कर देंगे? पाकिस्तान जैसे? कौन सा देश? जैसे हालात जो इसी में बनाएंगे, भारत में ही अलग देश बना, जैसे पहले बनाया ऐसे ही बनाएंगे। क्योंकि अगर आरएसएस की ही विंग है, पॉलिटिकल शाखा है बीजेपी, इन लोगों ने 22 साल तक पहले मुसलमानों को तंग करा। बाबरी मस्जिद 1932 में भी तोड़ी गई थी। यही बीजेपी है जिसको बहुत से मुस्लिम भी वोट देते हैं। वो बेवकूफ लोग हैं या बिके हुए लोग हैं। गद्दार हर जगह पे होते हैं। और मुसलमानों में भी सिर्फ जो शिया कम्युनिटी के मुसलमान है, सबके सरनेम देख लीजिएगा, जो शिया कम्युनिटी के मुसलमान है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कारण है मुस्लिमों में भी शिया सुन्नी में जितने लीडर है मुसलमानों के लीडर, वो सारे के सारे शिया हैं। सबकी हिस्ट्री उठा के देख लो, सिकंदर बख्श से लेके मुख्तार नकवी तक, और उन सबकी बीवियां हिंदू हैं। दो तो ये सब वैसे तो कई वीडियो अनुपम मिश्रा ने अपनी वॉल पे डाले हैं। ये मुहर्रम के मौके पर होंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं,
हालांकि जो ताजिए निकालते हैं वो तो शिया ही हैं। तो पंकज जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो कुछ हमने देखा है, जो बयान देखा है अभी, इससे आपको क्या लगता है? अभी इनके दिमागों से गजवाए हिंद निकला नहीं है। ये कमजोर जरूर होते जा रहे हैं, अलग थलग जरूर होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हल्की सी कमजोर हुई थी, लेकिन उसके बाद तो बीजेपी बहुत मजबूत होकर के उभरी है। हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया, पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार बन गई है। तो बहुत हद तक इनको धक्का लगा है, लेकिन मंसूबे अभी वैसे के वैसे बने हुए हैं। सर, मंसूबा तो कभी नहीं बदलेगा इन लोगों का, क्योंकि इनके डॉक्ट्रिन में ही ये है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। तो ये अलग देश की मांग, उन्होंने जो बात कही, हम फिर अलग देश की मांग करेंगे, तो वो अलग देश अगर बन गया, वैसे तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर बन गया तो फिर बचे हुए राष्ट्र में फिर अलग मुसलमान राष्ट्र की वो कल्पना करेंगे या उसकी कामना करेंगे या उसके लिए लड़ेंगे। तो इनका ये डॉक्ट्रिन में ही है कि पूरे दुनिया में एक दिन उनका जो परचम लहराना है, उनका कलमा वाला परचम लहराना है, ये उनका ख्वाब है, सपना है। बचपन से यही पढ़ते हैं, मदरसों में तो उनको यही पढ़ाया जाता है, यही ख्वाब दिखाया जाता है, 72 हुरों का सपना है। तो उनका ख्वाब तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये है कि उनको चोट पहुंची है, बहुत बहुत जबरदस्त चोट पहुंची है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतेगी, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोगों को भी आज से 1-1.5 साल पहले ये बहुत मुश्किल लगता था, नामुमकिन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल लगता था। जो जो चीज बीजेपी ने किया, वो तो हम लोगों को पता था कि ये करने से ही बीजेपी आ सकती है, बीजेपी ने वो किया, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल था ममता जी के रहते। तो जितने भी इस तरीके से रेडिकलाइज्ड लोग हैं, वो तो यही सपना देखेंगे। आज ही देखिए, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने फिर से एक गंदा भद्दा बयान दिया है कि यहाँ बीजेपी को वो एक अपशब्द कहते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ बीजेपी जो करते हैं उनको मारेंगे, पीटेंगे, फलाना फलाना ये करेंगे। तो जितने भी इस्लामिक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो इसी तरीके से सोचते हैं। सिर्फ इस्लामिक पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं, वामपंथी भी इसी तरीके से सोचते हैं। यहाँ कोलकाता में मेयर रह चुके विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने ही कहा है कि उनके लिए तो सोहरावर्दी अच्छा आदमी है, चाचा सोहरावर्दी, भतीजा सोहरावर्दी, मतलब हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी दोनों उनके लिए आइडियल है। उनके लिए तो गोपाल मुखर्जी गुंडा था। तो इन लोगों का जो पूरा इकोसिस्टम है एक साथ काम करता है, और सब लोग वामपंथी हो जाए या इस्लामिक पॉलिटिक्स करने वाले लोग, ये दुनिया के जिस कोने में भी रहेंगे इसी तरीके का गंद मचाएंगे। आज देखिए, आपने जो वीडियो दिखाया, ये वैसे तो प्रोसेसर सियाओं को निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ मुसलमान, सिया, सुन्नी हर कोई निकालता है। यहाँ तो सारे कन्वर्टेड लोग हैं, इसके वजह से वो सिया और सुन्नी का यहाँ फर्क बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ वो जब वो प्रोसेसर निकाल रहे हैं, मुहर्रम बताया जाता है कि ये उनके लिए दुख का एक त्योहार है। तो इसके जगह पे वो दुख का नहीं, वो तो बंदूक का, वो नकली बंदूक, तलवार, असली तलवार, सारा हथियार लेके, ये हथियार का जो प्रदर्शन है, ये वो अपना हौसला दिखाते हैं कि देखो हमसे डरो, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है, हम कानून से भी ऊपर है। वो तो हमेशा इसी माइंडसेट से बात करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि नाजिया इलाही खान के नाम पे पश्चिम बंगाल में फतवा निकल चुका है। थाने में जाके महिलाएं कह रही हैं कि नाजिया इलाही खान को मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो थाने में जाकर किसी को मारने की धमकी, किसी को कहीं भी भारतीय कानून के अनुसार किसी को कहीं भी मारने की धमकी देना, ये भी ऑफेंस है, लेकिन वो कर रहे हैं। उनका माइंडसेट ही ऐसा है, वो कभी नहीं बदलेंगे। बदलने की जरूरत है, लेकिन वो इतनी जल्दी तो वो बदलेंगे नहीं।
और जिस तरह की साफ सफाई इस समय पश्चिम बंगाल समेत कई स्टेट्स में चल रही है। असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जी लगातार चल रही है। बहुत सारे वहाँ मदरसों पर बुलडोजर चले हैं। मदरसों से निकाल करके बच्चों को पब्लिक स्कूलों में डाला गया है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है जहाँ पर, वहाँ पर उनको डाला गया है। और जो तेवर इस समय शुभेंदु अधिकारी के हैं, जिस तरह के वो कानून भी लेकर के आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के कट्टरपंथियों के सामने या अलगाववाद की मानसिकता रखने वालों के सामने या उनको संरक्षण देने वाली पार्टियों के नेताओं के दबाव में शुभेंदु अधिकारी आएँगे या बीजेपी का नेतृत्व अब आने वाला है? नहीं, कभी जरूरत भी नहीं इसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकदम शुरुआती दिनों में ही जिस तरीके से अपोजिशन को इस तरीके से तोड़ा गया है, इस अपोजिशन को एकजुट होने में ही 10 साल लग जाएगा। और ये 10 साल का समय एक बहुत बड़ा समय होता है किसी सरकार के लिए, उनका जो अपना गोल है उसको सेट करने के लिए और उस गोल को अचीव करने के लिए। तो अभी जो स्थिति है, शुभेंदु अधिकारी जी आते ही बातें कम काम ज्यादा, इस पॉलिसी में वो विश्वास रख रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ हर जगह जितना इलीगल ऑक्यूपेशन था वो खत्म किया जा रहा है। वो रेलवे हो सकता है, झुग्गी बस्ती हो सकता है, या सड़कों के किनारे जो इलीगल दुकान बना के लोग रह रहे हैं, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी ऑफिस या सबको वो खत्म किया जा रहा है। अलगाववाद को भी खत्म किया जा रहा है। जितना भी समाज में समानता लाने के लिए कानून लाने की जरूरत है, यूसीसी, उस पर भी काम चल रहा है। यूसीपीसीसी बहुत जल्दी यहाँ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में टेबल हो जाएगा। तो जितना भी काम बन सकता था वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस कार्यकाल में शुभेंदु जो एक स्वच्छता अभियान चल रहा है इस समय पश्चिम बंगाल में, उसमें कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याज को ना केवल लाकर के यहाँ बसाया गया, उनको रोजगार दिलवा दिए गए, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, वो बच्चों के पास भी, इनके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम चीजें जो हैं। तो ये साफ-सफाई अभियान अगर 2, 3, 4 साल तक भी चले, मुझे लगता है कि तब तक ही इनको ये क्लीन कर पाएँगे, यहाँ से हटा पाएँगे। ये सारा कुछ, और केवल पश्चिम बंगाल तक ही मामला सीमित नहीं है। पूरे देश में ये लोग यहाँ से छितर गए हैं, चले गए हैं। यहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाए। तो आपकी जानकारी में है जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, वो चाहे राशन कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो या दूसरे डॉक्यूमेंट हो, उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं क्या? सर, अभी तक बड़े पैमाने पे जिन लोगों ने इनको डॉक्यूमेंट बना दिया है, उन पे अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो। एक्चुअली बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम हुआ है, जिसकी वजह से जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हो गई। समस्याओं का पहाड़ है पश्चिम बंगाल में, और अगर इनको अरेस्ट करने की शुरुआत हो तो पश्चिम बंगाल में कम से कम कोलकाता में मैदान जितना बड़ा है ब्रिगेड परेड ग्राउंड, उस तरीके का 10 ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जेल बनाना पड़ेगा फिर। और वो जेल भी सर मल्टी स्टोरीड बनाना पड़ेगा। जैसे पुरानी जेलें हैं अंग्रेजों के जमाने की, उससे काम नहीं चलेगा। मल्टी स्टोरीड जेल बनाना पड़ेगा, विदेशों में जैसे जेल है। फिर लाखों लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता किसी न किसी गुनाह का गुनहगार है। और तृणमूल के 90% लोगों ने ये जो फर्जीवाड़ा होता है आधार बनाने का, पासपोर्ट बनाने का, वैसे तो पासपोर्ट में पुलिस का एक विंग बहुत ज्यादा उसमें यहाँ पे उसके साथ मिला हुआ था। तो इतने लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, फिर जेल तो अभी भी कम पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी ही। लेकिन एक तो बात है कि जो घटिया काम इतने सालों से चल रहा था वो तो पूरी तरीके से बंद हो गया है, और क्लींजिंग ऑपरेशन चल रहा है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 10,000 और 1,000 प्लस है होल्डिंग एरियाज में, वो हैं अभी। और अगर बेसरकारी आंकड़े जिसमें बीएसएफ इंडल्ज नहीं हुआ, बीएसएफ सिर्फ जाने दिया, किसी को चेक नहीं किया, ये तो पुशबैक वाला जो जिसमें डॉक्यूमेंटेड है दोनों सरकारों के बीच, भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच,
वो वाला मामला था। तो ये तो हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेशियों में अब एक खौफ बैठ गया है कि भारत में नहीं आना है, क्योंकि ये जो घुसपैठ था वो कभी रुकने वाला चीज तो था नहीं कि 10 लोग आ गए फिर रुक गए, वो कंटिन्यूअसली आ रहे थे। अब वो आने की प्रक्रिया 99% बंद हो गई है, क्योंकि उनमें खौफ है कि यहाँ आएंगे तो अब उनका इकोसिस्टम काम नहीं करेगा। उनको रोजगार, बेसिकली 90% लोग रोजगार की तलाश में आते थे, फिर यहाँ बसने के बाद अपना एजेंडा चलाने लगते थे, लेकिन प्राइमरी उनका उद्देश्य या गोल यहाँ जॉब क्रिएशन, मतलब जॉब लेना या किसी नौकरी में यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था से पैसा उठाना ही उनका प्राइमरी उनका गोल था। तो वो बंद हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि घुसपैठ इतने बड़े पैमाने पे बंद हुआ है, और जो घुसपैठ हुआ है वो लोग वापस जा रहे हैं, अभी भी वापस जा रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा काम हुआ है। बीच में एक चीज हुआ है कि बांग्लादेश के साथ फिर ये चर्चा में है कि वीजा देंगे, तो वीजा देंगे तो वीजा में भी ये हो सकता है कि वो लोग फिर आ जाए। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में किसी भी हिंदू छोड़ के जिनका यहाँ पे कनेक्शन है, उनको हिंदुओं का, क्योंकि हिंदू 71 में इधर आए, 47 में आए, दोनों साइड में उनका परिवार है, और हिंदू को यहाँ नागरिकता भी देने का प्रावधान है। तो हिंदू छोड़ के किसी को आने ही वीजा ही नहीं मिलना चाहिए वहां। अगर वहां के मुस्लिम को अगर वीजा देकर भी लाएंगे तो 10 लोग अगर आएंगे तो उसमें भी आशंका है कि उसमें 10 लोग में से 2 लोग यहाँ पे फिर चोरी छुपे किसी मुस्लिम एरियाज में बस जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम एक दिन में धराशायी नहीं होगा। पुलिस वाले तो वही हैं जो जब लोग पासपोर्ट का अप्लाई करते थे तो पासपोर्ट में तो आईबी डिपार्टमेंट उसका वेरिफिकेशन करता है, पुलिस का ही एक विंग वेरिफिकेशन करता है। तो बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के तो पासपोर्ट बन नहीं सकता है। तो बनता था कहीं ना कहीं किसी पुलिस वाले की तो गलती थी। तो पूरा सिस्टम तो एक दिन में नहीं बदलेगा, और अभी भी पुलिस का जो रवैया है वो पूरी तरीके से नहीं सुधरा है, ये सच्चाई है। हाँ, बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो मैं मानता हूं कि बांग्लादेश के साथ अभी भी किसी तरीके का ये वीजा का रिलेशन ही नहीं रखना चाहिए। अगर देना भी है तो सिर्फ हिंदुओं को दीजिए जिनका यहाँ कनेक्शन है, फैमिली है या कुछ है, या किसी काम से आ रहे हैं, या मेडिकल वीसा से आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि काम तो हुआ है, और आने वाले दिनों में, क्योंकि समस्याओं का इतना पार था, तो एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। ये क्लींजिंग ऑपरेशन तो चल रहा है और आने वाले दिनों में भी चलेगा। हाँ, पुलिस को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि सर चुनाव के जस्ट बाद हम देख रहे थे कि बहुत जगह पे मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, उनको धरा जा रहा था, लेकिन अभी फिर शांत हो गया है। अब वो फिर पकड़ने का प्रक्रिया जो है अभी फिर थोड़ा सा शांत हो गया है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विल की भी बात होती है। फिर इसको फिर पुश करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जरूर इसको फिर पुश करेंगे, क्योंकि अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो विधानसभा में बहुत सारा नए कानून लाना है, फिर पुराने किसी कानून को संशोधन करना है, जिसमें आपसे मेरी चर्चा हुई थी कि एक कानून लाया जाएगा जिसमें जो लोग दंगाई होंगे उनका वो संपत्ति जब्त करने का, फिर संपत्ति पे बुलडोज करने का भी कानूनी प्रावधान होगा, जो अभी तक नहीं है। पुराना जो कानून है 1970s का, उसमें उतना सारा प्रावधान नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी करने का है। एक बहुत कठोर कानून लाया जाएगा कि दंगाई जो मास्टरमाइंड होंगे, बिना ट्रायल के उनको बहुत दिनों तक उनको कस्टडी में रखा जा सकता है। तो ये सारे कानून अभी लाना बाकी है। तो धीरे धीरे ये विधानसभा का सत्र जब बंद होगा तो मुझे लगता है कि फिर पुराना जो काम है वो उसमें गति मिलेगी। पंकज जी, बंगाल की अपनी एक बहुत समृद्धशाली, बहुत गौरवशाली एक संस्कृति रही है, परंपराएं रही हैं। ऐसी हस्तियां वहां जन्मी है, जन्म लिया है, जो कई देशों में जिनको बहुत सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उन्होंने देश को भी और विदेशों को भी एक रोशनी दी है, एक रास्ता दिखाया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद से ही जैसे इस पूरे क्षेत्र को किसी की नजर लग गई, और चाहे 46-47 का वो कत्लेआम हो या उसके बाद की घटनाएं हों, वहां कभी भी राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी सोच के लोग नहीं रहे सत्ता में, और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भट्टा बैठता चला गया।
वो पटरी से उतरता चला गया। अब इतने दशकों बाद, इतने वर्षों बाद, बल्कि सैकड़ों साल बाद एक सनातनी विचारधारा की, राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है। और ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया था इस बार कि हमें ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है। उन राक्षसों को हमेशा के लिए दफा करना है जिन्होंने पिछले 15 सालों में उनकी जिंदगी को नरक करके रखा हुआ था। एक काम तो जनता ने कर दिया है। जो जनता चाहती है उसी दिशा में सुवेंदु बाबू आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक डेडिकेशन दिखाई दे रहा है, एक संकल्प दिखाई दे रहा है और वो बिना किसी हिचक के काम कर रहे हैं। हमें इसलिए भी पता लगता है कि कितनी बड़ी साजिशें पश्चिम बंगाल के ज़रिए और ममता बनर्जी के ज़रिए रची जा रही थी, क्योंकि जब पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत 4 दिन की यात्रा पर आए, तो उनका जहाज़ सीधे कोलकाता में लैंड किया। वो मिशनरीज़ के पास गए, मदर टेरेसा हाउस गए, वहाँ उनकी कोई गुफ्तगू हुई और उसके बाद वो दिल्ली आए और अगले दिन रिपब्लिक टीवी पर ये रहस्योद्घाटन किया गया कि 2 सीनियर नन जाकर के ममता बनर्जी से मिली थी। यानी अमेरिका की तरफ से कुछ कन्वे किया गया ममता बनर्जी को और उन्होंने वो जाकर के उनको बताया। तो आगे की प्लान के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ होगा, क्या हुआ होगा? और अब ममता बनर्जी चूँकि खुद बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, उनकी पार्टी टूट गई, 3 धड़ों में टूट गई। तो अब क्या हम ये मान कर के चलें कि जिन पर दाँव लगाया था पश्चिम ने या जो भी मिशनरीज़ हैं उन्होंने, वो उनका दाँव एकदम पूरी तरह निष्फल होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर ये तो सच है कि दांव उन्होंने लगाया है और दांव बहुत पुराना ममता बनर्जी पर उन्होंने जो दांव लगाया था वो बहुत पुराना दांव था। 2008-9 के बाद ही ममता बनर्जी का अमेरिका के साथ वो अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसके साथ वो संपर्क में आई। और 2011 में भी आप सर याद करके देख लीजिए कि जब ममता बनर्जी जीती थी उस समय हिलारी क्लिंटन सीधे कोलकाता आई थी, उनको कंग्रेचुलेट किया था, फिर वो दिल्ली गई थी। तो ये एक पुराना रवैया है ममता बनर्जी के प्रति अमेरिका के डीप स्टेट का। तो वो डीप स्टेट की बहुत पुरानी खिलाड़ी है। मैं एजेंट वेजेंट शब्द तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन मैं उसको उनको डीप स्टेट का खिलाड़ी जरूर मानता हूं। तो ये तो है ही, लेकिन अब वो डीप स्टेट की खिलाड़ी है तो केंद्र में जिनकी सरकार है वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपना दांव चलेंगे। अगर शतरंज का खेल है, राजनीति अगर शतरंज का खेल है तो दोनों पक्ष दांव चलेगा। तो बीजेपी ने जो दांव चला है उसने अमेरिका के दांव को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। पार्टी ही ममता के कंट्रोल में नहीं है। ममता के कंट्रोल में पार्टी रहेगी तब ना ममता कुछ वो रचेंगी, भ्रमजाल कुछ भी या कुछ भी खेल करेंगी। लेकिन खेला होबे बोलने वाली ममता बनर्जी के साथ ही खेल हो गया है। उनकी पार्टी में उनका कोई हैसियत ही नहीं है अभी। अब तो वो पार्टी की मुखिया भी नहीं रही, पार्टी की मार्गदर्शक मंडली है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी को एक्सपेल किया गया, उनको भी हो सकता है कि कभी एक्सपेल कर दिया जाए पार्टी से। उनके पास टीएमसी का सिंबल ही नहीं रहेगा। हालत यह है कि ममता बनर्जी अब बोल रही है कि 200-250 लोग को लेके मैं अपना कार्यक्रम करूंगी। तो अमेरिका का दांव तो अभी तो फिलहाल के लिए पूरी तरीके से विफल ही दिख रहा है। लेकिन अमेरिका या डीप स्टेट या आईएसआई उन्होंने भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत चालें रची है। उन्होंने किसान आंदोलन में भी हमने वो प्रभाव देखा है। हमने विदेशों में जो एक्सट्रीमिज्म हुआ था कनाडा में, हमने जो सिख आंदोलन के नाम पे वो खालिस्तानी जो आंदोलन हुआ था उसमें वो सारा हमने देखा है। लेकिन अभी जो है उनका सारा दांव धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। आईएसआई अमेरिका इन्होंने जो है बांग्लादेश में भी इन्होंने अपना वहां पे बांग्लादेश को भी एज ए बैटलफील्ड उन्होंने यूज करने की कोशिश की। जमातियों को पूरा बॉर्डर लाइन पे जमातियों को जितवाया है। तो अब लेकिन उससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं। अब शुभेंदु अधिकारी को रोकने की बात कर रहे हैं वहां के बीएनपी के एक सांसद, और ऑन रिकॉर्ड अपने संसद भवन में कह रहे हैं। तो ये तो
पांव पर रहे हैं एकदम, क्योंकि अगर उनका हौसला ज्यादा बुलंद होता तो बोलते हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक सांसद अपने अध्यक्ष को बोल रहा है आप रोकिए। अरे बांग्लादेश का सांसद का अध्यक्ष, बांग्लादेश के संसद का अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी को कैसे रोकेगा? ये हवाबाजी करने की बातें हैं। सही है, हवाबाजी के लिए सही है, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सही है, मीडिया में बड़ा बड़ा करके वो फोटो छपेगा, लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो अभी फिलहाल जो भारत की जितनी भी भारत के जो देश विरोधी ताकतें हैं, फिलहाल के लिए तो कमजोर दिख रहा है, वो ममता बनर्जी हो या आईएसआई हो या अमेरिका हो। चाल हर कोई चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाल बड़ा फीका लग रहा है अभी। पंकज जी, आखिरी सवाल, 2029 का चुनाव अब आगे है, उसके बाद तो विधानसभा का चुनाव तो आगे ही जाकर के आएगा, 2031 में आएगा। लेकिन क्या 2029 में भी अब इस बात की कोई गुंजाइश है, संभावना है कि वो चुनाव ममता बनाम बीजेपी होगा? क्योंकि अगर टीएमसी 3 धड़ों में टूट चुकी है, तो तब तक ममता बनर्जी रहेंगी, नहीं रहेंगी? एज ए पॉलिटिशियन, पार्टी चीफ के तौर पर ये तो तब तक चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका होगा। ममता बनर्जी को अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। सबसे अच्छा ये होगा, मैं ममता बनर्जी को सलाह दूंगा कि ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दीजिए, ये आपकी पार्टी थी भी नहीं। मुकुल रॉय इस पार्टी के प्रस्तावक थे, आपने बाद में इस पार्टी में ज्वाइन किया, फिर आपको इस पार्टी में मुखिया चुना गया। इस पार्टी का संविधान ये कहता था कि हर साल पार्टी का कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, पार्टी में अगर कुछ बदलाव करने हैं तो कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी मानती थी नहीं। तो ममता बनर्जी का कर्मफल उनको मिला है, पार्टी से उनको मुखिया से हटा दिया गया है। अच्छा होगा ममता बनर्जी अपनी नई पार्टी, एक नया पार्टी बनाए, फिर नए सिरे से शुरुआत करें। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का कोई भविष्य नहीं है, और 2029 में भी ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के किसी भी गुट की, वो दिल्ली वाला गुट हो, विधानसभा वाला गुट हो या कालीघाट ममता बनर्जी वाला गुट हो, कोई भी गुट हो, इनकी लड़ाई नोटा से हो सकती है, इनकी लड़ाई सीपीआईएम से हो सकती है, इनकी लड़ाई कांग्रेस से हो सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ने का इनका कुछ अभी तक तो कुछ नहीं। अभी तो क्या, आने वाले 5 साल में भी इनका कुछ हैसियत नहीं रहेगा कि बीजेपी से के साथ वो लड़ सके। एक रहेंगे तब तो सेफ रहेंगे वो तो एक ही नहीं है, तो सेफ कैसे होंगे? बटोगे तो कटोगे, सबको पता है, बट गए कट गए। अब लड़ाई कहीं वो कर नहीं सकते, आने वाले 5 साल में तो कहीं नहीं होगा। ये पॉलिटिकल वैक्यूम डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता, ये भी बात सही है, क्योंकि सरकार अगर कुछ गलत भी कर रही है तो अभी तक तो नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार से कुछ गलती हो। तो एक स्ट्रॉन्ग विरोधी रहेगा या स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहेगा, तभी तो सरकार का वो समालोचना कर सकेगा या सरकार भी उनकी सुनेगी। अभी तो विरोधी जितने लोग हैं तृणमूल वाले, सब तो अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। सबको ये याद सता रहा है, अरे मैंने वो किया था, मेरे ऊपर ये केस बन सकता है, तो जान बचाने में लगे हुए हैं। सोचिए, कुणाल घोष बोल रहा है कि बॉबी हकीम को गिरफ्तार कीजिए। बॉबी हकीम भी तृणमूल कांग्रेस, कुणाल घोष भी तृणमूल कांग्रेस, ये आपस में लड़ रहे हैं। जो आपस में लड़ेंगे वो बीजेपी से क्या लड़ेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनाव नहीं जीतती तो बहुत मुश्किल होने वाली थी। पश्चिम बंगाल को लेकर के देश को भी खतरा था, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे शासन चला रहे थे, जिस तरीके से बड़ी आबादी का इन्होंने दमन किया हुआ था, और जिस तरह के अत्याचार वहां पर हो रहे थे, एक ना एक दिन जिस तरीके से ये बांग्लादेशी रोहिंग्याज को लाकर के वहां बैठा रहे थे, संरक्षण दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे, उनको आगे बढ़ा रहे थे, तो जो डेमोग्राफी चेंज करने का एक बहुत बड़ा इनका मंसूबा और साजिश थी, उसको विफल किया है इन चुनाव परिणामों ने और ममता बनर्जी के आउट होने और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें,
चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास जी का चैनल का नाम है पॉलिटिकल डेली इन, तो उनको भी सहयोग करें, उसे भी सब्सक्राइब करें। और अपना व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। आप अगर मेरे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के दोनों चैनलों के वीडियो के लिंक एक स्थान पर देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।